रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों के सामने घटना पे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं और सीधा लिख देते हैं कि फेक स्टोरी है। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं पिछले 2 साल से इस चैनल पर काम कर रहा हूँ और मैंने इस चैनल पर एक भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनाई है जो फेक स्टोरी हो। तो कोई भी स्टोरी मैं आपको ऐसी नहीं सुनाता, क्योंकि मैं व्यूज़ के चक्कर में काम नहीं करता। मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए झूठे थंबनेल बनाकर कुछ चीज़ें नहीं फैलाता, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल से 1800 व्यूज़ पर काम कर रहा हूँ और मेरा सिर्फ एक ही मतलब है और एक ही मेरी कोशिश है कि मैं समाज को, जो क्राइम समाज के अंदर हो रहे हैं, उनसे उन्हें अवगत करा सकूँ, जागरूक करा सकूँ। क्योंकि आज का दोस्तों वो दौर है, इस दौर के अंदर क्राइम कब किस शक्ल में किस इंसान की चौखट तक आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। और बहुत सारे लोग गलतफहमी में, बहुत सारे लोग नासमझी में, बहुत सारे लोग गुस्से में, बहुत सारे लोग जुनून में कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि बाद में सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें पछताना पड़ता है। और दोस्तों वो एक बड़े बूढ़ों की कहावत है कि अब पछताए किया होए कि जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। तो ऐसे में इंसान जब बाद में पछताता है तो उस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई प्रायश्चित नहीं होता है। उसके बाद में कानून उसको सज़ा देता है और उसको जब सज़ा मिलती है तो जिस क्राइम को उसने अपने ऐब छुपाने के लिए किया था वो ऐब भी दुनिया के सामने आते हैं और उसके बाद में उसका जो घिनौना चेहरा था वो बेनकाब भी होता है और उसके बाद वो सलाखों के पीछे भी जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं हमेशा क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ और मैंने अपने इस कैरियर में बहुत सारी क्रूर सीरियल किलिंग की कहानियाँ भी सुनाई हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, शायद ही मैंने इस तरीके का केस आप लोगों को पहले कभी सुनाया हो और शायद ही आप लोगों ने इस तरीके का क्रूर केस पहले कभी सुना हो। दोस्तों बात साल 2017 की है। रशिया की एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी और उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जैसे कुछ मज़दूर काम करते हैं तो उसमें से एक ऐसा मज़दूर होता है जिसका मोबाइल फ़ोन जो था वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रह जाता है। तो जो साथी लोग होते हैं उन्हें वो मोबाइल मिल जाता है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग मोबाइल में लॉक रखते नहीं हैं, तो ऐसे में हमारी आदत होती है कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन हमारे हत्थे चढ़ जाए तो हम सबसे पहले उसकी गैलरी खोलते हैं, उसके फ़ोटोज़ देखने की कोशिश करते हैं। जबकि ऐसा अमूमन लोग लॉक भी लगाते हैं इससे सबसे बचने के लिए। अब उन लोगों को जब अपने दोस्त का, उस सहकर्मी का जब मोबाइल फ़ोन मिला तो उसके बाद में गैलरी में जाकर उन्हें झांकने की कोशिश की। और दोस्तों जैसे ही वो उस गैलरी के अंदर गए मोबाइल फ़ोन की, तो उस गैलरी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि जिसके बाद में उन लोगों ने तुरंत के तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। दोस्तों पुलिस पहुंची, पुलिस के हाथ में वो मोबाइल लगा और उसके बाद में पुलिस ने जब उस मोबाइल को देखा तो यकीनन दोस्तों एक ऐसी कहानी निकल के आई कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग वाकई हैरान और परेशान हो सकते हैं। आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा सकते हैं और आप लोग यही सोच सकते हैं कि आखिरकार कोई कपल इतना ज़्यादा क्रूर, इतना ज़्यादा हिंसक और इतना ज़्यादा डेंजर कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों से बेहतर क्राइम स्टोरीज आप लोग को सुना सकूं। तो आप लोग भी उस पर अपना प्यार दिखाइए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग भी एक बार वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूला करें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत रशिया से होती है। साल 1982 ये वो समय था कि जब डिमिड नाम के एक व्यक्ति का जन्म होता है। दोस्तों डिमिड की उम्र जब 3 से 4 महीने की होती है तो उस समय उसके पिता का देहांत हो जाता है, यानी पिता की डेथ हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी के पिता की डेथ हो जाएगी तो परिवार की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर ही आ जाएगी। अब ऐसे में डिमिड की जो माँ थी उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी। डिमिड भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन जहाँ तक दोस्तों मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, उसमें मैंने यही चीज़ें पाई हैं कि हमारे भारत का कल्चर जो है पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा कल्चर है कि अगर पूरी दुनिया हमारे भारत के कल्चर को फॉलो कर ले तो शायद इंसानियत की मिसालें कायम हो जाएँ। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है, उसका एक छोटा बेटा है, तो ऐसे में वो जो महिला है उस बेटे की परवरिश तो करेगी ही करेगी, साथ के साथ वो उसी बच्चे के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन दोस्तों रशिया या फिर अन्य देशों के अंदर ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर डिमिड की माँ ने भी ऐसा ही किया। जब डिमिड 3 साल का होता है, उसका दूध वगैरह छूट जाता है, तो उसके बाद में डिमिड की जो माँ होती है ये वहीं के एक अनाथालय में डिमिड को दे देती है। उसके बाद में एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। अब दोस्तों जो डिमिड था ये इस अनाथालय में रह रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन एक दिन अचानक से इस अनाथालय में एक करोड़पति कपल आते हैं और उन कपल को एक भी बच्चा नहीं था, यानी बे औलाद थे।
जब वो इस अनाथालय में आते हैं और डिमिट को देखते हैं, चूँकि डिमिट जो था वो देखने में बेहद ही खूबसूरत था, तो पहली नज़र में ही उस कपल को, उस दंपति को डिमिट पसंद आ जाता है। उनको लगता है कि बच्चे के तौर पे हम जिस बच्चे को गोद लेने आए हैं, डिमिट उसमें परफेक्ट है। लिहाजा उसके बाद में उस अनाथालय से उस बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसके बाद में डिमिट को लेकर अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों, जो डिमिट था ये बहुत ही सीधे और बहुत ही शर्मीले मिजाज का बच्चा था। और आमतौर पर रशिया के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, लेकिन जो डिमिट था ये बहुत ज़्यादा शर्मीला भी था, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करता था। और इसी वजह से जो आस पड़ोस के बच्चे थे ये डिमिट की अक्सर हंसी मजाक बनाया करते थे। और दोस्तों, डिमिट 12 साल तक अपने उन्हीं माता पिता के साथ रहने लगता है। दोस्तों, 12 साल ये उसी माता पिता के साथ में गुजारता है। जो बच्चा एक अनाथालय में था, अब वो एक करोड़पति फैमिली के घर में आ चुका था, उनको चश्मो चिराग बन चुका था। इसलिए वो जो माता पिता थे वो भी डिमिट को बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। और इधर जो डिमिट था ये भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहा था। तकरीबन 12 साल का जब लंबा समय गुजरता है तो उस वक्त डिमिट की ज़िंदगी में फिर से गमों का पहाड़ टूट पड़ता है दोबारा से, और डिमिट को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। दरअसल जब 12 साल डिमिट ने उस फैमिली के साथ में गुजारे, अब डिमिट की उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास हो चुकी थी, क्योंकि 3 साल के आसपास उन्होंने गोद लिया था। 15 साल का डिमिट हो चुका था। और इसी बीच में डिमिट की जो सौतेली माँ होती है, जो डिमिट को गोद लेके आई थी, उसकी डेथ हो जाती है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि रशिया का जो कल्चर है उसमें जो पति पत्नी होते हैं ज़्यादा समय तक एक दूसरे का इंतज़ार करते नहीं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी यादों में या फिर अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजारते नहीं। इसलिए जो डिमिट का सौतेला पिता होता है वो डिमिट को लात मारकर बाहर निकालता है और दूसरी शादी कर लेता है। अब दोस्तों, डिमिट अभी 15-16 साल का एक बच्चा था और इसकी ज़िंदगी में इस तरीके से गमों का पहाड़ टूट जाना, माँ का साया छिन जाना, दूसरी तरफ घर से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अब ऐसे में डिमिट के आगे ज़िंदगी तो बहुत लंबी पड़ी थी, लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी थी। डिमिट के सर पे ना छत थी, ना काम था, ना पैसे थे। लिहाजा डिमिट अभी 15 साल का भी था, तो ऐसे में क्या करे क्या नहीं करे ये भी डिमिट को समझ नहीं आ रहा था। लिहाजा जो डिमिट था अब लोगों के घरों में कभी झाड़ू पोछा करता, कभी किसी के बर्तन धो देता, कभी किसी का कुछ काम आ जाता, कभी किसी के कुछ काम आ जाता। और ऐसा कर 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 डिमिट ने अपनी ज़िंदगी का लंबा समय गुजारा और अब डिमिट 18 साल के ऊपर जा चुका था। और जब डिमिट 18 साल से ऊपर जाता है, चूँकि अब इसकी संगत और इसके आगे जो मजबूरियां थी ये कुछ ऐसी आ चुकी थी, अब डिमिट चोरी चकारी शुरू कर देता है। डिमिट एक दुकान में चोरी करता है, उसके बाद में दुकान से बाहर निकलता है तो दुकान मालिक की कार खड़ी होती है, उस कार को ही लेकर भागने लगता है। दुकान मालिक जो था वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस की गाड़ियाँ निकलती हैं और डिमिट को घेरती हैं एंड घेरने के बाद में इसे पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद में इसे जेल भेज देती हैं। अब डिमिट वहाँ पर 1.5 साल तक रहता है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस 1.5 साल के अंदर डिमिट से ना कोई मिलने गया था और डिमिट का ना जेल के अंदर कोई अच्छा दोस्त बना था। यानी एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ इस कदर अकेला था कि उसका ना तो कोई सही से कोई दोस्त बन रहा था और ना डिमिट के घर से या फिर कोई परिवार से कोई उसका देखने वाला था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जब 1.5 साल का समय गुजर जाता है, डिमिट जेल से बाहर छूटता है। तो डिमिट की जेल से बाहर छूटने की ना तो किसी को खुशी थी, ना किसी को गम था, और ना डिमिट को ज़्यादा खुशी थी। लेकिन इस दौरान डिमिट की कुछ संगत ऐसे लोगों से ज़रूर पड़ गई थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे, जो लोग नशेड़ी और गंजेड़ी थे। और डिमिट क्या करता था कि उन लोगों के पास में जाकर ये देखने की कोशिश करता था कि आखिर ये लोग ड्रिंक कैसे करते हैं। हालांकि डिमिट ने एक बार भी ड्रिंक नहीं किया था। डिमिट अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाता था। दोस्तों, हमारे देश के अंदर तो कोई कहीं भी पी सकता है, लेकिन रशिया के अंदर ऐसा कानून है कि आप अगर पिएंगे तो आपको पब में ही जाना पड़ेगा। और डिमिट बाकायदा पब में जाता है। कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता तो वहाँ पर बैठता, उनके साथ समय गुजारता और ये देखने की कोशिश करता कि कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा नशा करता है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा आनंद देता है। और सारे ही नशीले प्रोडक्ट्स के जो नाम थे ये इसे मुँह ज़बानी याद हो गए थे और ऐसे ही डिमिट सारी चीज़ें करता चला जा रहा था। अब डिमिट ये सब कुछ तो कर रहा था, लेकिन पब में जाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। इसलिए डिमिट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है एंड वहाँ पर मजदूरी का काम करने लगता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता, मजदूरी का काम करता, जो पैसे आते उससे पब में जाकर लोगों को शराब पीता हुआ देखता। इसी तरीके से डिमिट की ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में डिमिट की मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम होता है नटालिया। नटालिया डिमिट से उम्र में तकरीबन 3 साल बड़ी थी। और नटालिया, अगर इसकी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इसकी ज़िंदगी भी डिमिट की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग ज़िंदगी थी। क्योंकि नटालिया जो थी, इसके बचपन में ही इसके माता पिता का इंतकाल हो गया, यानी डेथ हो गई, और उसके बाद में इसको भी घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में ये अपनी मेहनत मजदूरी करती है, उसके बाद में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करती है और उसके बाद में एक कॉलेज के अंदर यानी एक नर्सिंग स्कूल के अंदर ये एज ए हेड नर्स के तौर पर नियुक्त हो जाती है।
उसके बाद में इसे एक आर्मी के जवान से प्यार होता है, ये उससे शादी करती है। शादी होने के बाद में इसको एक बेटा भी होता है और थोड़ा सा वक्त गुजरता है कि इसके जो पति होते हैं उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। अब जब पति की डेथ हो जाती है तो जो नटालिया थी ये एक तरीके से डिप्रेशन में आ जाती है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो आमतौर से दुनिया का, चाहे वो कोई भी कोना हो, चाहे कोई भी हिस्सा हो, लोग जब डिप्रेशन में आते हैं तो शराब का सहारा लेते हैं। अब जो नटालिया थी ये भी दिन दिन भर पब में पड़ी रहती, रात रात भर पब में पड़ी रहती, कभी इतनी ज़्यादा पीती कि इसको घर पहुँचाना पड़ता। लेकिन इन सारी चीज़ों का असर ये हुआ कि जो नटालिया थी इसके पास में जो जमा पूंजी थी, धीरे धीरे वो जमा पूंजी भी ख़त्म होने लगी। दूसरी तरफ इसकी जो नर्सिंग की जॉब थी वो नर्सिंग की जॉब भी जा चुकी थी। अब पास में पैसे भी ख़त्म हो रहे थे, जॉब इसलिए जा चुकी थी क्योंकि दोस्तों नर्सिंग की जो जॉब होती है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जॉब होती है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करके आए, उसके हाथ पैर कपकपाएं, उसको होश ना हो, तो ऐसे में नर्सिंग की जॉब उसे कैसे अलाउ करी जा सकती है। अगर वो किसी को इंजेक्शन देगा, किसी को कोई दवा देगा, तो कैसे यकीन किया जा सकता है कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर देगा। और इसी वजह से नटालिया की जो जॉब थी वो चली गई थी। जो स्टाफ था उसने कहा था या तो तुम अपनी ड्रिंकिंग की आदत को छोड़ दो या फिर इस जॉब को छोड़ दो, और इसी वजह से नटालिया की ये जो जॉब थी वो चली गई थी। अब नटालिया जो थी इसको ड्रिंकिंग की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा एडिक्टेड ये हो चुकी थी कि ये किसी भी हाल में ड्रिंक छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन ड्रिंक करने के लिए इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती, तो कुछ इधर उधर से मेहनत मजदूरी करती और साथ के साथ में जो इसके पास में कुछ प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को सेल कर ये अपनी ड्रिंकिंग चालू रखती है और इधर उधर के पब में लगातार जाती रहती है। एक दिन एक पब के अंदर इसकी मुलाकात डिमिट के साथ होती है। डिमिट के साथ इसकी मुलाकात होती है क्योंकि ज़िंदगी में ये दोनों अकेले, नटालिया भी अकेली, डिमिट भी अकेला। डिमिट की ज़िंदगी में भी कोई अपना नहीं है, नटालिया की ज़िंदगी में भी कोई अपना नहीं है, इसलिए इन दोनों की जो ज़िंदगी एक सी थी, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। जब इन दोनों को प्यार हो जाता है तो उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि शादी कर लेंगे। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद में नटालिया सोचती है कि जहाँ पर वो पहले रहा करती थी वहाँ पर लोग इसे बहुत ज़्यादा गिरी नज़र से देखते थे, क्योंकि नटालिया बहुत ज़्यादा शराब पिया करती थी, ड्रिंक किया करती थी, इसलिए लोग इसको अलग ही नज़र से देखा करते थे। अब चूंकि इसने डिमिट से शादी कर ली थी तो पास में कुछ पैसे भी थे, इसलिए डिमिट और नटालिया फैसला करते हैं कि यहाँ पर रहने से क्या फ़ायदा, यहाँ पर ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजर पाएगी, लोगों के ताने, लोगों की बातें हमेशा परेशान करेंगे। इसलिए नटालिया और डिमिट जो थे वहाँ पर जहाँ पर ये रहा करते थे उस जगह को छोड़ते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में ये अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से पहिए पे लाने की कोशिश करते हैं। जो नटालिया थी उस इलाके में नई थी तो ये नर्सिंग की जॉब पकड़ लेती है। उधर जो डिमिट था ये कंस्ट्रक्शन की साइट पे ऑलरेडी नौकरी कर ही रहा था तो ये वहीं जाया करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जिस कंस्ट्रक्शन की साइट पर ये नौकरी किया करता था वहीं पर एक दिन इसका मोबाइल फ़ोन छूट जाता है। अब जब इसका मोबाइल फ़ोन छूट जाता है तो उसके साथ में जो साथी काम करने वाले थे उनके हाथ में वो मोबाइल फ़ोन लग जाता है। वो उसके मोबाइल को चेक करने लगते हैं, जैसा कि आमतौर पर सबकी आदत ही होती है, किसी का मोबाइल मिल जाए तो उसकी गैलरी में घुसकर देखें। तो उसमें कुछ डिमिट के, उसकी पत्नी के साथ में कुछ रोमांटिक फ़ोटोग्राफ्स थे, जो कि रशिया के अंदर आम बात है। कहीं पर घूमने गए थे तो वहाँ के फ़ोटो थे। अच्छा, वो जो लोग थे वो इन फ़ोटोज़ को नज़रअंदाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक हिडन फोल्डर मिलता है। चूँकि मोबाइल में कोई लॉक नहीं था तो एक हिडन फोल्डर इसने बना के रखा हुआ था। अब जो लोग थे जिनको वो मोबाइल मिला था वो उस फोल्डर के अंदर इसलिए घुसते हैं ताकि ये पता चल सके कि डिमिट ने इस फोल्डर के अंदर आखिरकार रखा क्या है, और अगर कुछ ऐसा वैसा मिला तो हम लोग डिमिट की मजाक बनाएंगे, उसकी खिल्लियाँ उड़ाएंगे। यही कुछ सोचते हुए आखिरकार उस फोल्डर को वो लोग ओपन करते हैं। जैसे ही उस फोल्डर को ओपन करते हैं तो अंदर का जो दृश्य था, यानी उस फोल्डर के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी, इन सारे लोगों के होश उड़ा देती है। दरअसल एक फ़ोटो में डिमिट जो था उसने एक ऐसी सेल्फी ली हुई थी जो हर किसी को तोड़ के रख देती है। दरअसल डिमिट के मुंह में एक इंसानी हाथ था जो बाकायदा कलाई से था और उसमें से खून बह रहा था, और डिमिट ने अपने दांतों से उस कलाई को दबा रखा था। हाथ कटा हुआ था, खून बह रहा था, उंगलियां टेढ़ी बड़ी थीं, और डिमिट ने यह सब करते हुए सेल्फी ली थी। वो लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि डिमिट जो उनके साथ में काम करता है उसने एक लड़की के हाथ को अपने मुंह में क्यों दबा रखा है और वो इस तरीके से कैसे कर सकता है। लिहाजा वो लोग सारी बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। अब पुलिस जो थी पहुंचती है, डिमिट का फ़ोन अपने एक तरीके से गिरफ्त में लेती है, और चूंकि जो डिमिट था वो तो वहाँ से जा चुका था, उसको रियलाइज़ ही नहीं था कि उसका फ़ोन वहाँ पर छूट गया। लिहाजा पीछे से पुलिस भी पहुँचती है। पुलिस पहुँचती है, डिमिट को गिरफ्तार करती है, उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है। अच्छा, जो डिमिट की पत्नी थी जिसका नाम नटालिया था, वो इस तरीके से पुलिस के सामने बिहेवियर दिखाती है कि जैसे उसको किसी भी बात का कुछ पता नहीं है। वो कहती है कि मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस को भी लग जाता है कि नटालिया कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, इसलिए पुलिस जो थी अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए कोर्ट पहुँचती है। एंड वहाँ से
जो सर्च वारंट होता है इन दोनों के घर का, वो सर्च वारंट लेती है। एंड सर्च वारंट लेने के बाद में इनके घर की जब तलाशी करती है तो घर से बहुत सारी ऐसी बिक्स मिलती हैं जो इंसानी बालों की होती हैं। अब पुलिस को ये भी लगता है कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिक्स वगैरह पहनकर रूप बदल कर कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। लेकिन इसी बीच में वहाँ पर एक पुलिसकर्मी ऐसा भी था कि जिसको प्यास लगती है। अब चूंकि प्यास लगी है तो सितंबर के महीने में हल्की उमस तो होती ही है, तो पानी जो था फ्रिज में रखा हुआ था, तो ऐसे में वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है, पानी पीता है, और उसके बाद में जब बोतल वापस फ्रिज के अंदर रख रहा होता है तो उसकी नज़र फ्रिज के अंदर तक पहुँचती है। लेकिन जब उसने फ्रिज के अंदर देखा वो वाकई इसको तोड़ देने वाला था। फ्रिज के अंदर शीशे के छोटे छोटे जार रखे हुए हैं और इन जार के अंदर कुछ ऐसा है कि जिसने इसको हिला कर रख दिया। जार के अंदर इंसानी अंग मौजूद थे। उसके बाद में इस घर के अंदर और तलाशी ली जाती है। जब और तलाशी ली जाती है तो उस घर के अंदर कुछ मोबाइल फ़ोन मिलते हैं और मोबाइल फ़ोन की गैलरी चेक की जाती है तो उसमें बाकायदा ऐसे फ़ोटो होते हैं कि कुछ लोग हैं जो इंसानी खोपड़ियों को खा रहे हैं। अब पुलिस बड़ा हैरान, बड़ा परेशान कि आखिरकार कैसे हो सकता है ऐसा कि जो डिमिड है हमने उसको बस शक के आधार पर गिरफ्तार किया था, एक लड़की के कत्ल के शक के, लेकिन यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है कि कुछ लोग हैं जो इंसानी को खोपड़ियों को खा रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? अब ये सारी चीज़ें जब इस घर के अंदर देखने को पुलिस को मिल रही थी तो पुलिस वाले सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर जो जार थे जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि इंसानी अंग रखे हुए हैं, एक बार उन जार को भी खोल के चेक कर लिया जाए कि आखिरकार उन जार्स के अंदर है क्या। उसके बाद में जब जार को खोला जाता है तो उसके अंदर से कुछ ऐसी महक आ रही होती है कि जैसे अचार हो। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि यार ये तो अचार है, लेकिन उसके बाद में पुलिस वाले ये देखने की कोशिश करते हैं कि अचार है तो किस चीज़ का अचार है, मिर्चों का अचार है या फिर आम का अचार है या नींबू का अचार है, किस चीज़ का अचार है। अब इस चीज़ चेक करने के लिए बाकायदा पुलिस वाले उस जार के अंदर, जो हाथ में पुलिस वालों ने वो जार पकड़ रखा था, उसके अंदर स्पून डाला जाता है, यानी चम्मच से निकालने की कोशिश करते हैं कि जार में आखिर जो अचार है वो कैसा अचार है, किस तरीके की खुशबू है। बड़ी अजीब सी सुगंध थी। इसलिए जब उस जार को उसमें स्पून डालकर जब निकाला जाता है तो उसमें एक इंसान की आंख आती है, किसी में उंगली आती है, किसी में कान आता है। अब ये पुलिस को देखने के बाद में जो जार पुलिस के हाथ में बहुत ही कंफर्ट तरीके से रखा हुआ था, पुलिस के हाथ में वजनी मालूम पड़ने लगा था। पुलिस ने तुरंत वो जार फ्रिज के अंदर वापस रख दिया। पुलिस घबरा चुकी थी कि आखिरकार ये किस तरीके के लोग हैं, क्या इन्होंने इंसान का अचार डाला है। उसके बाद में घर के अंदर 3-4 ऐसे फ्रिज मौजूद थे जिन 3-4 फ्रिज के अंदर इसी तरीके के जार रखे हुए थे। पुलिस उन सारे ही फ्रिज को अपनी गाड़ी में उठाती है टीम की मदद से और उन फ्रिज को जांच के लिए लेके जाती है। अब दोस्तों, पुलिस वाले जिन फ्रिज को फॉरेंसिक के लिए लेकर गए थे, वहाँ से जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है उसे देखने के बाद में हर किसी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि जो अचार है इसमें इंसानी मांस है मौजूद और तकरीबन 19 से 20 लोगों के इंसानी अंग इस अचार के अंदर मौजूद हैं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस देखती है तो बड़ा हैरान रहती है कि आखिरकार ये लोग कैसे व्यक्ति हैं, इन्होंने इंसान का अचार डाला है। अब सारी चीज़ें जब पुलिस के सामने आ जाती हैं, पुलिस के पास में प्रूफ थे, सबूत थे, घर की तलाश ली थी और सारी चीज़ें घर से ही मिली थी। कुछ मोबाइल फ़ोन मिले थे, उनमें से कुछ इस तरीके की पिक मिली थी, इस तरीके की चीज़ें मिली थी। लिहाजा पुलिस जो थी अब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, यानी हमारे भारत वाली पुलिस का रूप अपनाती है। इनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो नटालिया और डिमिट थे ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। एंड उसके बाद में ये दोनों कहते हैं कि दरअसल हमारा तो बिज़नेस ही यही है और हम यही काम करते हैं। अब जैसे ये बताते हैं कि हमारा बिज़नेस ही यही, हम यही काम करते हैं, तो पुलिस बड़ा एक तरह से असमंजस में पड़ जाती है, ये कैसा काम है भैया। तो ये लोग बताते हैं कि तकरीबन हमने 31 लोगों का कत्ल किया है। देखिए, हमने 31 लोगों का कत्ल ना किसी रंजिश में, ना किसी लूटपाट के चलते किया है, बल्कि हमने इन 31 लोगों का कत्ल इसलिए किया है ताकि हम इनको मार कर इनका जो मांस है उन मांस को लोगों को सप्लाई कर सकें। दरअसल ऐसे कुछ लोग हैं जो इंसानी मांस खाना पसंद करते हैं और हम इन लोगों का मांस जब इनको मारते हैं तो उनका मांस पीसेस बनाकर हम लोग उन लोगों को इनका मांस सप्लाई किया करते थे और उनसे हमें अच्छे खासे पैसे भी मिला करते थे। साथ के साथ बचे हुए जो कुछ अंग होते थे, जैसे नाक हो गई, कान हो गई, लिप्स हो गई, बाकी के जो कुछ एक तरीके से जो इंसान के गुप्तांग होते हैं, उन सारी चीज़ों का हम लोग अचार डाल दिया करते थे और उस अचार को भी हम लोग उन लोगों को सेल कर दिया करते थे। अच्छा, पुलिस यहाँ पर जब इस चीज़ें देखती है तो बड़ा हैरत में पड़ जाती है। उसके बाद में पुलिस पूछती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने कहाँ पर किसका कत्ल किया, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक डेड बॉडी नहीं थी और डेड बॉडी अगर नहीं मिलती है तो दोस्तों कातिल को कातिल ठहरा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट और कानून यही मानता है कि अगर डेड बॉडी मिली नहीं है तो भला कैसे तुम कह सकते हो कि इस आदमी ने ही कत्ल किया है। लिहाजा इन लोगों से पूछा जाता है कि तुमने कत्ल कहाँ किया था, किसका किया था, सबसे पहला कत्ल किसका किया था, सबसे बाद का कत्ल किसका किया था। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग तो 99 से कत्ल कर रहे हैं और कितने कत्ल हमने किए हैं हमें याद भी नहीं है, लेकिन लास्ट बार हमने जो कत्ल किया था वो एक लड़की का था जिसमें 18-19 साल की एक लड़की थी
और ये वही लड़की थी जिसका जो हाथ था डिमिट ने अपने मुंह में दबाकर सेल्फी ली थी। अब पुलिस पूछती है कि इस लड़की का तुमने कत्ल क्यों किया, कैसे किया था? तो डिमिट और नटालिया बताते हैं कि हमने इस लड़की से पहले दोस्ती की, उसके बाद में ड्रिंक के लिए इसे बुलाया और उसके बाद में हम लोग तीनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि इसी बीच में नटालिया जो होती है ये नाटक करते हुए नाराज़ होकर कमरे के अंदर चली जाती है। डिमिट उससे कहता है कि देखो मेरी पत्नी नाराज़ होकर चली गई है, तुम एक बार जाओ उसको मना लो। अब वो बेचारी 17-18 साल की जो लड़की थी नटालिया के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। अच्छा, वो जो कमरा था ये साउंड प्रूफ कमरा था। नटालिया के पीछे पीछे वो लड़की जाती है, पीछे से डिमिट भी पहुंच जाता है। उसके बाद में डिमिट जाकर वो गेट बंद कर देता है और उसके बाद में उसका गला काट देता है लड़की का, और उसके बाद में उसके जो बाल थे ये खाल के समेत वहाँ से उतार देता है। और दोस्तों ये जितनी पुलिस को वहाँ पर बिक्स मिली थी, जिसको पुलिस सोच रही थी ये बिक्स हैं, दरअसल वो बिक्स नहीं थी बल्कि उन इंसानों की खाल समेत उतारे हुए वो ही बाल थे जो पुलिस को इन दोनों ने बताया। उसके बाद में पुलिस वापस जाती है, उन सारी बिक्स को भी अपने अंडर में लेती है, कस्टडी में लेती है। लेकिन दोस्तों पुलिस इनके काम को, इनकी सारी चीज़ों को देखकर बड़ा हैरान थी। उसके बाद में इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, सारे सबूत सारी चीज़ें तो थीं, लेकिन नटालिया कोर्ट में जाने के बाद में ऐसा बिहेवियर करती है कि जैसे वो पागल है। लेकिन बाद में इसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है, मेडिकल नॉर्मल आता है। उसके बाद में नटालिया को 11 साल एक ऐसी सज़ा दी जाती है जिसमें रशिया के अंदर कुछ ऐसी कंपनियों को इंसान को सप्लाई कर दिया जाता है जहाँ पर वो कंपनियाँ दिन और रात उस इंसान से काम लेती हैं और बदले में महज खाना देती हैं। ये काम इतना लेती है कि इंसान का जिस्म पूरी तरीके से थक जाता है, टूट जाता है, यानी एक पल भी वो आराम करने नहीं देती। नटालिया को ऐसी कंपनी को भेज दिया जाता है और साथ के साथ जो डिमिट है उसको 12 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि साल 2020 में डिमिट की दमे के चलते मौत हो गई, लेकिन नटालिया जो है वो अभी भी जेल में है और शायद साल 2028 के अंदर ये वापस से रशिया की सड़कों पर आ पाएगी। लेकिन दोस्तों इस तरीके की जब कहानी आती हैं तो इंसान इतना ज़्यादा सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो इंसानी मांस खाते थे, और ये एक ऐसी प्रवृत्ति के लोग थे जो बिजनेस ही यही किया करते थे कि इंसानी अचार बेचना है, इंसानी मांस के टुकड़े पीसेस बनाकर बेचने हैं। अच्छा, पुलिस ने जब घर की तलाशी की थी तो पुलिस को वहाँ से एक डायरी भी मिली थी, और इस डायरी की जो रचयिता थी वो कोई और नहीं था बल्कि मिसेस नटालिया थी। और नटालिया ने इस डायरी के अंदर जो मेंशन किया था, आप उसे सुनेंगे तो आप लोग हैरानी करेंगे। दरअसल नटाशिया ने उस डायरी को एक तरीके से मेनू कार्ड बना रखा था। उसमें इंसानी मांस को बनाने की रेसिपी मौजूद थी कि किस तरीके से किस तरीके का मांस बनाया जा सकता है। जैसे खाना बनाने की रेसिपी होती है उसी तरीके से इस लड़की ने इंसानी मांस को बनाने की रेसिपी बनाई थी। ज़रा सोचिए आप लोग कि कितने ज़्यादा क्रूर ये लोग थे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं? आज के दिन ये बिल्कुल नई कहानी थी, अपने आप में हट की कहानी थी। तो आप लोग की जो भी राय है कमेंट्स में बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें धीरज सिंह हैं, लिखते हैं मलिक भाई राम राम जी, भैया मैं आपकी स्टोरी को रोज़ शेयर करता हूं फेसबुक पर, बताइए मैं आपके लिए कैसा क्या कर सकूं जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। वाकई हम आपको दिल से प्यार करते हैं, भगवान से रोज़ प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी तरक्की कर जाएं। आप बहुत से अच्छी स्टोरी सुना रहे हो, हमको भी दुख होता है कि इतने दिन बाद भी आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा करें कि बताइए प्लीज़ धीरज सिंह। तो धीरज सिंह जी आप बस इतना करिए कि आप हर वीडियोस पे 2-4 कमेंट्स कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं अच्छी कहानी सुनाई मलिक भाई, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं बहुत ही बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान के कमेंट्स पे रिप्लाई है मोहम्मद रियाज़ का, जो नाइस स्टोरी लिखते हैं और ये ओमान से सुनते हैं। उसके बाद में वज़ीर खान कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लिखते हैं मलिक भाई बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। स्माइलिंग वीवर हैं, लिखते हैं नाइस एक्सप्लेन ऑल दी बेस्ट भाईजान। तो स्माइलिंग वीवर जी शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं बहुत दिनों बाद आपको सुनकर अच्छा लगा भैया, बढ़िया कहानी है। तो प्रियंका सिंह जी मेरी बहन आपका शुक्रिया। एक खान है, लिखते हैं सुपर स्टोरी भाई। तो एक खान जी शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं जो हार्ट बनाते हैं, मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। प्रियंका सिंह आगे लिखती हैं आपको और आपके परिवार हमेशा खुश रहे भाई। मैं कृष्णा जी से दुआ करूँगी कि आपका चैनल जल्दी ग्रो करे, राधे राधे भैया। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए, इस तरीके से अपने प्यार से नवाजने के लिए। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है हसीबुल अंसारी जी, शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है नसीमुद्दीन का है और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका अंदाज़ बहुत ही उम्दा है कहानी सुनाने का, सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। नसीमुद्दीन पच्चू भाई, कस्बा मौदहा, ज़िला हमीरपुर, यूपी से सुनते हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और आपकी जो सादगी है वो भी लाजवाब है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर हैं, लिखते हैं वेरी सैड स्टोरी भाई। अब्दुल मुस्ताक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई एम वाचिंग फ्रॉम दुबई। तो अब्दुल मुस्ताक जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से सुनते हैं।
लाइव फैक्ट लिखते हैं मलिक साहब जी, ऐसी कहानी सभी नहीं सुनाते। औरतें मर्द अगर सभी सुनने लगेंगे तो चौकस हो जाएंगे और उनको इस दलदल में घुसने से बच सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया आपका। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? बिग फ़ैन भाईजान, लव यू ब्रो। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। उसके बाद में सालिम सैयद लिखते हैं श्री मलिक द्वारा सुनाई गई एक वास्तविक कहानी में हत्या के मामले को सुलझाने में और उनके परिश्रम काम के लिए प्रशंसा के पात्र है। जी बहुत अच्छी बात कही आपने सालिम सैयद जी, शुक्रिया। जितेंद्र दशा है लिखते हैं मुस्कान की कहानी बताइए भैया जी, आपका वीडियो देखता हूँ। तो जितेंद्र दशा जी, मैंने मुस्कान की कहानी दोनों चैनल पे सुनाई है, इस चैनल पे भी सुनाई है, उस चैनल पे भी सुनाई है, और पूरे भारत के अंदर शायद मुस्कान वाला केस मैंने सबसे पहले ही कवर किया था। एक खान लिखते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं भैया मेरे हस्बैंड को भी आपकी कहानी की आदत लग गई है, तो वो भी सुनते हैं आपकी। तो प्रियंका सिंह जी, आप और आपके पति दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद में दो बगरा लिखते हैं हर रोज़ कहानी का इंतज़ार करना पड़ता है, आदत हो गई है। तो जी शुक्रिया आपका। लईक अब्बास लिखते हैं बहुत ही दुखद कहानी है, लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से सुनते हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई जी आपकी कहानी सुनाते में दुनिया को पता चलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भैया जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आपकी सुनाई कहानी सच्ची क्राइम स्टोरी से सीख मिलती है, इंसान को क्राइम नहीं करना चाहिए, इसका एंड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जी इख्तियार अहमद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके इस कमेंट्स का इस्तेमाल करता हूं। और इख्तियार अहमद नाम है इनका, न्यूरिया हसैनपुर से सुनते हैं। जी शुक्रिया। सुनील त्यागी नमस्कार लिखते हैं भैया, नमस्कार कैसे हैं? लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। सुनील त्यागी जी लिखते हैं रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं। और मोहम्मद मजहर आलम है लिखते हैं इंसान नफ़रत में क्या क्या करता है, अफसोस है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। उसके बाद में दिनेश कुमार जी का कमेंट है बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं भाई मैं आपकी कुछ खामियां बताऊंगा, नाराज़ मत होना। आज की स्टोरी में आज कुछ गलतियां की आपने। देव कुमार जी, जी बिल्कुल बताएं मुझे, जो मेरी गलतियां हैं मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट से एक खान जी का लिखते हैं लोगों को सच क्या हो गया है पता नहीं भाई। उसके बाद में अहमद देवराज लिखते हैं फेक स्टोरी है इसका सारा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी होती है, मैं पंजाब से सुनता हूँ, मगर आज की गलती थी, गेट खुला होने को बोल दिया गलती से। गेट के लिए घर खुला होना बोल दिया गलती से। तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे बताया। फिरोज़ खान जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में कटवा प्रदीप कमेंट्स करते हैं और श्याम कुमार जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।